रोहित 22 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट ग्रामीण उत्तर प्रदेश की सुनसान सड़कों से अनजान नहीं था। हर वीकेंड वो अपने गांव काशी से लखनऊ के हलचल भरे शहर में अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता था। उस खास वीकेंड वो अपनी बहन की सगाई का जश्न मनाने के लिए ज्यादा समय तक रुका था। रविवार की शाम थी और रोहित जानता था कि उसे अपनी सुबह की क्लास में शामिल होने के लिए शहर लौटना है। शाम के वक्त सूरज डूब चुका था और रोहित के अलविदा कहने पर पूरे गांव में लंबी परछाई छा गई। रोहित की मां ने उसकी यात्रा के लिए कुछ पराठे और दही पैक किए, एक आदत जो उसने कभी नहीं छोड़ी। उसकी मां हमेशा उसको यात्रा के लिए पराठे और दही पैक करके दिया करती थी। रोहित, सावधान रहना, उसने चिंता से भरी आवाज में कहा। आखिरी बस मत चुकना। मैं नहीं चुकूंगा मां, रोहित ने उसे वादा किया, अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए। स्थानीय बस स्टॉप उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के कुछ जाने पहचाने चेहरे भी इंतजार कर रहे थे। दूर से उन्हें एक बस आती दिखती है जो कि एक पुराने खट्टारे से कम नहीं थी। ड्राइवर बाबू नाम का एक बुजुर्ग आदमी रोहित को सिर हिलाकर इशारा करता है। शाम हो गई, रोहित, फिर से शहर जा रहे हो? हाँ बाबूजी, कल क्लास के लिए वापस जाना है। रोहित बीच वाली सीट पर चढ़ गया। बस में सिर्फ कुछ ही यात्री थे, एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक युवा मां अपने बच्चे के साथ, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो विचारों में खोया हुआ लग रहा था, और उसकी उम्र की एक लड़की जो किताब में डूबी हुई थी। बस आगे बढ़ी और अंधेरे होते देहात के बीच से अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। बस संकरी सड़क पर खड़खड़ा रही थी, इंजन की आवाज और बस की चरमराहट ही रात की शांति को तोड़ रही थी। रोहित ने आराम करने की कोशिश की, लेकिन एक बेचैनी भरी भावना ने उसे जकड़ लिया। वो इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। यात्रा के लगभग आधे घंटे बाद बस अचानक रुक गई। रोहित ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि वे घने जंगल के बीचों बीच में रुक गए थे। बाबू खड़ा हुआ और यात्रियों को संबोधित किया। हमें जल्दी से रुकना होगा दोस्तों, इंजन में बस एक छोटी सी समस्या है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वो बस से उतर गया, जिससे यात्री तनावपूर्ण चुप्पी में डूब गए। रोहित ने चारों ओर नजर घुमाई, उसने देखा कि बाकी लोग भी उतने ही बेचैन दिख रहे थे जितना वो महसूस कर रहा था। किताब वाली लड़की ने ऊपर देखा, उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली। उसने एक घबराई हुई मुस्कान दी। क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। रोहित ने कंधे उचका दिए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ये पुरानी बसें हमेशा खराब हो जाती हैं। काफी मिनट बीत गए और बाबू वापस नहीं लौटा। बाहर जंगल काफी घना था और अंधेरे के कारण दूर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। रोहित को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। युवा मां ने अपने बेचैन बच्चे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हवा में तनाव स्पष्ट था। अचानक बस की लाइटें टिमटिमाने लगीं, जिससे बस के अंदर डरावनी छायाएं छा गई। रोहित को बस के पिछले हिस्से से फुसफुसाहट जैसी एक हल्की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, मंद रोशनी में देखने की कोशिश की, पर वहां कुछ भी नहीं था। फुसफुसाहट तेज होती गई, ज्यादा जोरदार। ऐसा लग रहा था कि ये बस की दीवारों से आ रही है। बुजुर्ग दंपत्ति ने एक दूसरे को पकड़ लिया, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। अधेड़ उम्र का आदमी अपने आप से बड़बड़ा रहा था, उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी। रोहित को अपने माथे पर ठंडा पसीना आता हुआ महसूस हुआ। क्या किसी और ने सुना? उसने पूछा, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। लड़की ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ ठीक नहीं है। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, बस पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। इंजन बंद हो गया था और केवल यात्रियों की घबराई हुई सांसें और भयानक फुसफुसाहटें ही सुनाई दे रही थीं, जो उन्हें घेरे हुए थीं। रोहित का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और अपना फोन निकाला, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। हमें यहां से निकलना होगा, युवा मां ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वो अपने बच्चे को पकड़े हुए थी। मैं इनकी बात से सहमत हूं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोला। उसकी पहले की सुस्ती की जगह डर ने ले ली। चलो बस से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या हम ड्राइवर को ढूंढ सकते हैं।
रोहित और अन्य यात्री बस के सामने पहुंचे और दरवाजा खोला। वो ठंडी रात की हवा में जंगल के अंदर चले गए। उनके चारों ओर का जंगल शांत और दमनकारी था। बाबू कहीं नहीं दिख रहा था। वो कहाँ गया होगा? बुजुर्ग महिला ने पूछा। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। हमें साथ रहना चाहिए, रोहित ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। चलो देखते हैं कि हम उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं। वो एक समूह के रूप में आगे बढ़े। उनके फोन की मंद रोशनी पेड़ों पर डरावनी छायाएं डाल रही थी। फुसफुसाहट उनका पीछा करती हुई लग रही थी और हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। रोहित को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन हर बार जब वो मुड़कर देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता था। वो घंटों तक चलते रहे, हालांकि शायद ये सिर्फ कुछ मिनट ही रहा होगा। जंगल अंतहीन लग रहा था। पेड़ उनके चारों ओर सिमट रहे थे। जैसे ही निराशा हावी होने लगी, उन्होंने आगे एक आकृति देखी जो उनके फोन की हल्की रोशनी से रोशन थी। बाबूजी, रोहित ने पुकारा। उसकी आवाज में राहत भरी थी। बाबू मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, रोहित की राहत डर में बदल गई। ये बाबू नहीं था। वो आकृति दुबली पतली और खोखली आंखों वाली थी। उसकी त्वचा बीमार, धब्बेदार थी। वो उन्हें एक दुष्ट मुस्कान के साथ घूर रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थी। उनके अंदर घबराहट फैल गई। रोहित और बाकी सब मुड़े और बस की ओर भागे। उनके पीछे उस जीव की भयानक हंसी गूंज रही थी। फुसफुसाहट एक गगनभेदी दहाड़ में बदल गई, जिसने उनके मन को आतंक से भर दिया। वो लड़खड़ाते हुए बस में वापस चढ़े। रोहित ने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। बस के अंदर जो सुरक्षा उन्हें पहले महसूस होती थी, वो अब डर से भर गई थी। अंधेरा और घना हो गया। फुसफुसाहटें अब लगातार पागल कर देने वाली गुनगुनाहट बन गई थी। हम यहां नहीं रह सकते, किताब वाली लड़की पूजा ने कहा। वो चीज बाहर जंगल में है और हम यहां फंसे हुए हैं। रोहित ने सिर हिलाया। हमें बस को फिर से चालू करने का कोई तरीका ढूंढना होगा या मदद के लिए किसी से संपर्क करना होगा। उन्होंने बस में ऐसी किसी भी चीज की तलाश की जो मदद कर सके। रोहित को एक सीट के नीचे एक टूल बॉक्स मिला और उसने उसे अधेड़ उम्र के आदमी को दे दिया, जिसने दावा किया कि उसे इंजन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, उसने कहा। औजार लेकर वो बस से उतरा। उसके हाथ कांप रहे थे। अंधेरे में इंतजार करते हुए मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। फुसफुसाहटें और भी नजदीक आती जा रही थीं और ज्यादा करीब। रोहित ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसे डर बहुत ज्यादा लग रहा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी वापस लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। इंजन में कुछ गड़बड़ है जिसका मैं पता नहीं लगा सकता। हताशा छाने लगी। हमें मदद की जरूरत है, बुजुर्ग आदमी ने कहा। हम यहां नहीं रह सकते। हम नजदीकी शहर तक पैदल चलने की कोशिश कर सकते हैं, पूजा ने सुझाव दिया। ये जोखिम भरा है, लेकिन यहां रहना और भी बुरा लगता है। ना चाहते हुए वो सहमत हो गए। उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और बस से उतरने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो एक बार फिर जंगल में उतरे, हवा और भी ठंडी लगने लगी। अंधेरा और भी ज्यादा दमनकारी हो गया। फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे चल रही थी, जो उनकी नजरों से परे छिपी हुई दुष्ट उपस्थिति की निरंतर याद दिला रही थी। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और चुपचाप आगे बढ़े। उनके चारों ओर का जंगल अंधेरे की अभेद्य दीवार की तरह था। रोहित ने पूजा का हाथ थाम लिया, उसे कुछ सांत्वना देने की कोशिश की। समूह करीब रहा, डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंजी। उन्होंने मुड़कर देखा कि युवा मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वो चला गया, वो चिल्लाई, मेरा बेटा चला गया। समूह में दहशत फैल गई। उन्होंने पागलों की तरह खोज की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। फुसफुसाहट तेज होती गई और अधिक डरावनी भी। हमें चलते रहना है, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। हम यहां नहीं रुक सकते। मां अनिच्छा से सहमत हुई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने जंगल में अपना हताश मार्च जारी रखा। हर कदम के साथ डर की भावना बढ़ती जा रही थी। पेड़ उनके चारों ओर बंद होते दिख रहे थे और फुसफुसाहट आवाजों की कर्कशता में बदल गई। रोहित को लगा जैसे जंगल ही जीवित है, उन्हें देख रहा है, उनके साथ खेल रहा है।
बीच बीच में उसे पेड़ों के बीच से गुजरती हुई छायादार आकृतियां दिखाई देती थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। अनंत काल की तरह लगने वाले समय के बाद वो एक पुराने गांव में पहुंचे। इमारतें टूटी फूटी थीं, उम्र और उपेक्षा के कारण ढह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सालों से वीरान पड़ा हो। शायद हम यहाँ शरण पा सकें, पूजा ने सुझाव दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बस सुबह तक। वो एक ज्यादा स्थिर दिखने वाले घर में घुस गए और एक दूसरे की मौजूदगी में कुछ आराम पाने की कोशिश करने लगे। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था जो और भी बदतर था। रोहित ने अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात की घटनाओं का डर भारी था। उसने पूजा की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं? उसने धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता, रोहित ने जवाब दिया। लेकिन कम से कम हम बस से उतर तो गए। जैसे ही उन्हें सुरक्षा का एहसास होने लगा, बाहर से एक छोटे बच्चों के रोने की आवाज आई। उसकी मां ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि उसका बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है और रो रहा है। उसकी मां ने उसे उठाया और उसे अंदर ले गई। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि वही दुबली पतली आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें दुष्टता से भरी हुई थी। वो अंदर घुसी। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थी। समूह पीछे हट गया। उनका डर साफ झलक रहा था। आकृति की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने एक कंकाल जैसा हाथ उठाया, जो सीधे रोहित की ओर इशारा कर रहा था। रोहित को लगा कि उसके ऊपर एक ठंडा खौफ छा गया है। उस आकृति की मौजूदगी ने जैसे रोहित की जान ही निकाल दी। उसने चारों ओर नजर घुमाई और खुद को बचाने के लिए किसी भी चीज की तलाश की। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। अभी। वो पीछे के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वो आकृति अस्वाभाविक गति से आगे बढ़ी और उनका रास्ता रोक दिया। वो हंसा, एक ऐसी ठंडी आवाज में जिसने उनके खून को जमा दिया। हताश होकर रोहित ने फर्श से टूटी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और आकृति पर फेंका। वो लकड़ी उसके आर पार हो गई, मानो आकृति धुएं से बनी हो। आकृति की आंखें गुस्से से भर उठीं और वो उस पर झपटा। पूजा चिल्लाई और समूह तितर बितर हो गया। हर कोई बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। घर मुड़ता और बदलता हुआ लग रहा था। दरवाजे और खिड़कियां हिल रही थीं, जिससे वो अंदर फंस गए। आकृति की हंसी हॉल में गूंज रही थी, जो उनकी बाहर निकलने की आशा को तोड़ रही थी। रोहित और पूजा ने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया, जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, जहां पर वो आकृति खड़ी थी। अचानक बाहर से बाकी समूह के सदस्यों के चिल्लाने की आवाजें आती है और उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। हम भाग नहीं सकते, अब हम क्या करें? पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। रोहित ने दृढ़ संकल्प की लहर महसूस की। हम हार नहीं मान सकते, हमें लड़ना होगा। उसने कमरे के चारों ओर देखा। उसकी आंखें एक पुराने धूल भरे शीशे पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसमें मेरी मदद करो, उसने कहा। रोहित ने शीशे को पकड़कर उसे इस तरह से रखा कि वो दरवाजे की ओर हो। जैसे ही आकृति कमरे में दाखिल हुई, उसकी दुष्ट मुस्कान चौड़ी होती गई। रोहित और पूजा शीशे के पीछे खड़े हो गए, इसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। आकृति रुक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपना प्रतिबिंब देख लिया था। एक पल के लिए फुसफुसाहट बंद हो गई और हवा शांत हो गई। आकृति डगमगाने लगी। उसका रूप टिमटिमा रहा था। फिर एक बहरी कर देने वाली दहाड़ के साथ वो शीशे पर झपटा। कांच टूट गया, जिससे हवा में टुकड़े उड़ने लगे। आकृति ने क्रोध और दर्द से चीख निकाली। उसका रूप काले धुएं के बादल में विलीन हो गया और उसके पीछे केवल सन्नाटा रह गया। घर शांत था। दमनकारी माहौल खत्म हो गया। रोहित और पूजा स्तब्ध मौन में खड़े थे। उनके दिल धड़क रहे थे। धीरे धीरे समूह के बाकी लोग अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले, समान रूप से हैरान और राहत महसूस कर रहे थे। क्या ये खत्म हो गया है? बुजुर्ग महिला ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे ऐसा ही लगता है, रोहित ने जवाब दिया। वो सावधानी से घर से बाहर निकले और वापस जंगल में चले गए। भोर हो रही थी। सूरज की पहली किरणें अंधेरे को चीर रही थी। जंगल
जो पहले इतना खतरनाक लग रहा था, अब लगभग शांत लगने लगा था। वो चुपचाप चले गए, प्रत्येक अपने विचारों में खोया हुआ था। जब वो आखिरकार एक मुख्य सड़क पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बस ड्राइवर बाबू सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया और उससे पूछा कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। बाबू ने बताया कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। तभी उन्हें एक दूसरी बस आती दिखाई दी। वो उसमें बैठकर वापस चले गए। रोहित और पूजा ने एक दूसरे को देखा, उनके बीच एक मौन समझ गुजर रही थी। उन्होंने कुछ अकल्पनीय घटना का सामना किया था और बच गए थे, लेकिन उस रात की याद उन्हें हमेशा सताती रहेगी। रोहित ने अपने गांव से आखिरी बस कभी नहीं ली। उसने दिन के समय यात्रा करना सुनिश्चित किया, सूरज की रोशनी की सुरक्षा और अन्य लोगों की उपस्थिति के बीच में। पूजा ने एक अलग विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर लिया, पर वो उस रात के आतंक को दूर करने में असमर्थ थी। पूजा और रोहित संपर्क में रहे, उनके साझा अनुभव ने एक ऐसा बंधन बनाया जिसे दूरी और समय नहीं तोड़ सका। उसके बाद से रोहित वहां से कभी भी रात को नहीं गुजरा।